बच्चों, आज का हमारा विषय है प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जिसे माइग्रेशन जोन थ्योरी भी कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से भी, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब प्रवास कटिबंध सिद्धांत, जिसे हम माइग्रेशन जोन थ्योरी भी कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के उद्भव तथा विकास से संबंधित अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1919 में किया था। अब ये जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है, ये वास्तव में क्या है? मैंने ये तो बताया आपको अभी कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था, लेकिन इस सिद्धांत में वास्तव में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो इस सिद्धांत में ग्रिफिथ टेलर ने हमें ये बताया है कि जो मानव प्रजातियां हैं उनका उद्भव कैसे हुआ है और उनका विकास कैसे हुआ है। तो मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित ये सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन 1919 में ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था। इसे प्रवास कटिबंध सिद्धांत तो कहते ही हैं, साथ के साथ इसे कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत यानी जोन एंड स्ट्रैटा थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आप सबने साइंस पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, एक साइंस में एक विद्वान था जिनका एक सिद्धांत था, चार्ल्स डार्विन, है ना। और इस चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसका नाम था जीवों का विकासवादी सिद्धांत। अब चार्ल्स डार्विन ने अपना ये जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जीवों के विकासवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत का ग्रिफिथ टेलर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इसमें चार्ल्स डार्विन ने ये बताया था कि जो जीव शक्तिशाली होगा, जो जीव वातावरण के साथ अनुकूलन और समायोजन स्थापित करेगा, वही जीव वातावरण में जीवित रहेगा, अन्यथा जीव का उस प्रजाति का लोप हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत का ग्रिफिथ टेलर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। टेलर की ये मान्यता थी कि विभिन्न मानव प्रजातियों की उत्पत्ति जो हुई है वो महाहिम युग से पहले हो चुकी थी। मतलब पृथ्वी पर जब महाहिम युग आया, जिसे हम ग्रेट आइस एज कहते हैं, तो टेलर ने ये माना अपने सिद्धांत में कि प्रजातियों की उत्पत्ति महाहिम युग से पहले ही हो चुकी थी, तथा समस्त प्रजातियों का जो उद्गम स्थल था वो एशिया महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग था। समझे आप कि टेलर ने अपने सिद्धांत में दो बातें मानी। पहला तो उसने ये माना कि सारी जितनी भी मानव प्रजाति है, इस प्रजाति की उत्पत्ति ग्रेट आइस एज यानी महाहिम युग आने से पहले ही पृथ्वी पर मानव प्रजाति की उत्पत्ति हो गई थी। दूसरा, ग्रिफिथ टेलर ने ये माना कि मानव प्रजातियों की जो उत्पत्ति हुई है, वह उत्पत्ति हमारा जो एशिया महाद्वीप है उसके मध्यवर्ती भाग से हुई है। मतलब प्रजातियों का उद्गम स्थल क्या रहा है? ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मध्य एशिया रहा है। ग्रिफिथ टेलर ने सिद्धांत की व्याख्या में निम्नलिखित बातों पर या अग्र बातों पर, या हम कहें कि कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया है। उसमें से सबसे पहली बात है, एशिया महाद्वीप को टेलर ने विश्व में एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में माना एवं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को प्रायद्वीप के रूप में वर्णित किया है। अब ग्रिफिथ टेलर ने अपना जो ये प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया है, उसमें ग्रिफिथ टेलर ने ये माना है कि एशिया महाद्वीप जो है उसका मध्यवर्ती भाग जो है वह तो क्या है, एक केंद्रीय महाद्वीप के रूप में, मतलब सेंट्रल कॉन्टिनेंट है। और इसके अलावा उन्होंने माना कि जितने और महाद्वीप हैं, चाहे वे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे अफ्रीका है, इन सब महाद्वीपों को ग्रिफिथ टेलर ने क्या माना? प्रायद्वीप के रूप में वर्णित किया है। टेलर ने अपने सिद्धांत में कहा है कि पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक प्रायद्वीप में स्थित विभिन्न प्रजातियां जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती हैं। अब ग्रिफिथ टेलर ने ये भी कहा
कि पृथ्वी पर अब उन्होंने जो प्रायद्वीप माने, अब वो कह रहे हैं कि उस प्रत्येक प्रायद्वीप में रहने वाली जो जातियां हैं वो जातीय कटिबंधों के रूप में निवास करती हैं। मतलब हमने अभी भी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका को उसने प्रायद्वीप माना है ग्रिफिथ टेलर ने, और मध्य एशिया या एशिया को उसने केंद्रीय महाद्वीप माना है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो प्रायद्वीप है उसमें जो विभिन्न जातियां निवास करती हैं वो किस रूप में निवास करती हैं? जातीय कटिबंधों के रूप में पाई जाती हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि विश्व की सभी प्रजातियों या सभी जातियों की उत्पत्ति, टेलर ने ये माना कि मध्य एशिया के कैस्पियन अरब सागर के आसपास वाले भाग में फैले हुए भागों से हुई है। अब ग्रिफिथ टेलर ने क्या माना है कि प्रजातियों की जो उत्पत्ति हुई है वो मध्य एशिया और इसके साथ साथ कैस्पियन और अरब सागर के आसपास का जो फैला हुआ क्षेत्र है, सारी प्रजातियों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। फिर कोई विभिन्न कारण रहे जिनके कारण वो प्रजातियां यहाँ से स्थानांतरित होकर विश्व के अलग अलग भागों में चली गई हैं। अब उन्होंने ये माना कि पहली बात तो ये कि सारी प्रजातियों की उत्पत्ति का स्थल क्या है? मध्य एशिया है। दूसरा, उन्होंने माना कि यहाँ से पहले प्रजाति की उत्पत्ति हुई है, फिर कोई भी कारण रहे सामाजिक, आर्थिक, जिनके कारण वो प्रजाति यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गई। अब उन्होंने ये भी माना कि सर्वप्रथम मध्य एशिया में निग्रिटो प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी। फिर निग्रिटो के विकसित होने के बाद यहाँ पर दूसरी जो प्रजाति उत्पन्न हुई वो हुई निग्रो। सबसे पहले वो मानते हैं कि निग्रिटो प्रजाति उत्पन्न हुई मध्य एशिया में। निग्रिटो के बाद में सेकंड नंबर पर मध्य एशिया में जिस प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था निग्रो। अब इस निग्रो प्रजाति ने क्या किया? इसने मध्य एशिया से जो अपने से पहले विकसित कौन सी प्रजाति? निग्रिटो। तो निग्रो प्रजाति ने निग्रिटो प्रजातियों को बाहर की ओर खदेड़ दिया। जो पहले उत्पन्न हुई थी वह थी निग्रिटो प्रजाति, उसके बाद में विकसित हुई मध्य एशिया में निग्रो प्रजाति। अब इस निग्रो प्रजाति ने खुद तो सेंटर में रह गई और उसे क्या करा? बाहर की तरफ खदेड़ दिया या बाहर की तरफ स्थानांतरित कर दिया। और यही अगर हम आज देखें तो महाद्वीपों के जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के बाह्य किनारों पर जो प्रजाति पाई जाती है वो आज निग्रिटो प्रजाति ही पाई जाती है। या फिर हम कहें कि महाद्वीपों के बाह्य किनारों पर आज भी हम देखें तो सबसे प्राचीन प्रजातियां ही निवास करती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें टस्मानिया, कीनिया, ग्रीनलैंड और ब्राज़ील, इन सभी में निग्रिटो प्रजाति पाई जाती है। मध्य एशिया में निग्रो की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले निग्रिटो हुई, उसके बाद निग्रो हुई। अब निग्रो की उत्पत्ति के बाद अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ पर तीसरी प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी, उसका नाम था ऑस्ट्रेलियन प्रजाति। अब इस ऑस्ट्रेलियन प्रजाति ने क्या किया? खुद तो मध्य में रह गई और अपने से पहले दोनों विकसित जो प्रजाति थी, कौन कौन सी? निग्रो और निग्रिटो, इन दोनों को बाहर की ओर खदेड़ दिया। फिर ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के बाद में कौन सी प्रजातियां उत्पन्न हुई? भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड प्रजातियों का भी क्रमशः विकास हुआ। ठीक है, सबसे पहले हुई निग्रिटो, फिर हुई निग्रो, फिर हुई ऑस्ट्रेलियन, फिर भूमध्य सागरीय, फिर अल्पाइन और सबसे लास्ट में है मंगोलाइड प्रजाति। तो इन प्रजातियों का क्रम इस प्रकार से था। लेकिन ये है कि सबसे पहले जो उत्पन्न हुई, सेकंड नंबर पर जो उत्पन्न हुई, उसने फर्स्ट नंबर वाली को बाहर की ओर धकेला। जब थर्ड नंबर की प्रजाति उत्पन्न हुई तो उसने अपने से पहले और दूसरे वाली को खदेड़ दिया बाहर। जब फोर्थ नंबर की प्रजाति उत्पन्न हुई तो उसने अपने से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर वाली तीनों प्रजातियों को बाहर की ओर खदेड़ दिया। इस प्रकार से नई नई प्रजातियों की जब मध्य एशिया में उत्पत्ति होती गई तो उसने अपने से पहले जितनी भी प्रजातियां विकसित थी उनको बाहर की ओर धकेल दिया। और सबसे लास्ट में यहाँ पर मध्य एशिया में जिस प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी वो मंगोलाइड थी। और ये प्रजाति यहाँ पर क्या होने लगी? अंत में विकसित होने के कारण ये इसी भाग में स्थायी रूप से रहने लगी। और सर्वप्रथम विकसित जो प्रजातियां थी वो आज भी क्या है? महाद्वीपों के किनारों पर मिलती है। और सबसे अंत में विकसित कौन सी हुई थी? मंगोलाइड हुई थी, जो आज कहाँ मिलती है? महाद्वीप के आंतरिक भाग में, केंद्रीय भाग में मिलती है। इस प्रकार उसने कहा कि इस प्रकार से प्रजातियों का जो स्थानांतरण हुआ है तो उसी क्रम में उसने कहा कि अंत में विकसित प्रजाति महाद्वीपों के आंतरिक जातीय कटिबंध स्तर में निवास करती है। अब टेलर के इस सिद्धांत को इस कारण भी मल मिला क्योंकि आदिम प्रजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती हैं आज भी जहां उनका उद्भव नहीं हुआ है। मतलब टेलर के इस सिद्धांत को इसलिए भी लोग
या विद्वान टेलर के इस सिद्धांत से इसलिए भी सहमत हुए क्योंकि महाद्वीपों के बाह्य किनारों पर आज जो आदिम प्रजातियां निवास करती हैं, उन प्रजातियों की उत्पत्ति वहां हुई नहीं है, लेकिन वो वहां निवास कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वो प्रजातियां वहां उत्पन्न तो हुई नहीं है, पर स्थानांतरण के द्वारा वहां आई है। तो महाद्वीपों के किनारों पर पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं वो वहाँ पर उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन वो वहाँ पाई तो जा रही हैं। तो फिर पाई कैसे जा रही हैं? इसका मतलब ये है कि वो प्रजातियाँ उत्पन्न तो कहीं और हुई थी, उनकी उत्पत्ति तो कहीं और हुई थी, लेकिन आज वो स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप महाद्वीपों के बाह्य किनारों पर पाई जाती हैं। विभिन्न महाद्वीपों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। अपकेंद्रीय बल जानते हैं? अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि कोई भी ऐसा बल जो केंद्र से दूर की ओर फेंकने का कार्य करता है। तो अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि महाद्वीपों में पाई जाने वाली प्रजातियों के अध्ययन से ये निष्कर्ष निकलता है कि इन प्रजातियों का अपकेंद्रीय प्रवास मध्य एशिया से बाहर की ओर हुआ है। मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति तो सबकी मध्य एशिया में हुई है, लेकिन उत्पत्ति के पश्चात ये क्या हुई है? मध्य एशिया से बाहर की ओर स्थानांतरित हुई है या मध्य एशिया से दूर चली गई हैं। सर्वप्रथम उत्पन्न प्रजाति का प्रवास मध्य एशिया से दक्षिण पश्चिम एशिया में, द्वितीय प्रजाति का दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में, तृतीय प्रजाति का उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरण हुआ है। अब उन्होंने ये भी बताया कि सबसे पहले जो विकसित हुई थी प्रजाति मध्य एशिया में, वो प्रजाति मध्य एशिया से स्थानांतरित होकर कहाँ गई है? दक्षिण पश्चिम एशिया में गई है। दूसरे नंबर पर उत्पन्न होने वाली मध्य एशिया में जो दूसरे नंबर पर प्रजाति उत्पन्न हुई थी, वह प्रजाति द्वितीय प्रजाति दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में गई है। पहली वाली कहाँ गई? दक्षिण पश्चिमी एशिया में। दूसरी वाली प्रजाति कहाँ गई? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तृतीय प्रजाति उत्तरी अमेरिका की ओर स्थानांतरित हुई है। अब ग्रिफिथ टेलर ने अपने इस प्रवास कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन कुछ आधारों पर किया था। वह आधार क्या थे? उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में 3 आधार लिए थे। एक था प्रवास की प्रक्रिया, दूसरा था ग्रंथिरस का प्रभाव और तीसरा था कटिबंधीय स्तर सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवास की प्रक्रिया। प्रवास की प्रक्रिया में टेलर ने इस बात पर बल दिया था कि सर्वप्रथम प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई है। उसके बाद चाहे जलवायु परिवर्तन रहा हो या कोई अन्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण रहे हों, जिनके कारण प्रजातियों का मध्य एशिया से क्या हुआ है? स्थानांतरण हो गया है। तो ये प्रवास की प्रक्रिया थी। प्रवास यानी कि वो यहाँ से प्रवास कर गई प्रजाति। तो उन्होंने बताया कि प्रजातियों की उत्पत्ति तो मूल रूप से मध्य एशिया से ही हुई है, और उत्पत्ति के पश्चात क्या हुआ है? चाहे जलवायु में परिवर्तन रहे हों, चाहे कोई सामाजिक कारण रहे हों, चाहे कोई आर्थिक कारण रहे हों, चाहे कोई राजनीतिक कारण रहे हों, जिनके कारण वह प्रजाति मध्य एशिया में उत्पन्न तो हो गई, परंतु उसके बाद वो मध्य एशिया को छोड़कर अन्यत्र स्थानांतरित हो गई। तो ये थी प्रवास की प्रक्रिया। दूसरा था ग्रंथिरस का प्रभाव। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जलवायु के विभिन्न कारकों की दशाओं में परिवर्तन होने पर मानव के शरीर में उत्पन्न जो ग्रंथियां हैं, उनसे निकलने वाले रसों में भी क्या होता है? आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, और उन हार्मोन्स पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है? क्लाइमेट का। और क्लाइमेट के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जलवायु के भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, ये सब चीज़ें जलवायु से संबंध रखती हैं। और जलवायु जो है वो क्या करती है? मानव को प्रभावित करती है, और इसी के परिणाम स्वरूप मानव के शरीर में पाई जाने वाली जो ग्रंथियाँ हैं, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, जलवायु में परिवर्तन के कारण उन हार्मोन्स में परिवर्तन हो जाता है, और जिसके कारण मनुष्य के शारीरिक लक्षणों में क्या पाई जाती है? भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। यही ग्रंथिरस का प्रभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों की क्या हो जाती है? उत्पत्ति हो जाती है। तीसरा है कटिबंधीय स्तर सिद्धांत, जोन स्टेटा थ्योरी। टेलर ने अपने अनुभव, है ना, जो उसका एक्सपीरियंस था और जो उसकी स्टडी थी, तो टेलर ने अपने एक्सपीरियंस और स्टडी, अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर बताया कि मध्य एशिया से बाहर की ओर
विभिन्न प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में हुआ है। अर्थात उन्होंने ये बताया कि जो सबसे पहले मध्य एशिया में प्रजाति उत्पन्न हुई थी वो आज कहाँ है, बिल्कुल महाद्वीपों के बाह्य किनारों पर पाई जाती है। और जो प्रजाति सबसे लास्ट में विकसित हुई थी मध्य एशिया में, वो आज भी कहाँ पाई जाती है, मध्य एशिया में ही पाई जाती है। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि अगर हम देखें तो जो प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है उसके बाद उनका जो स्थानांतरण हुआ है उसके परिणाम स्वरूप क्या है, आज प्रजातियां कैसे पाई जाती हैं, प्रजातियों का विस्तार जातीय कटिबंधों के रूप में पाया जाता है। यही क्रम प्रजातियों के जीवाश्मों का पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी पाया जाता है। तो बच्चों ये था ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत। धन्यवाद।